नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जी दोस्तों, ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें कि दोस्तों आपकी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित कुछ अभिलेखों के जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बनते हैं और इनके बनने की संभावना है, इनको जो है दोस्तों आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपसे एक अभिलेख है दोस्तों, वो है आपके भूमि अनुदान के प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य, मतलब कि भूमि को दान किए जाने का जो प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो प्राप्त होता है नाना घाट इंस्क्रिप्शन, जो नाना घाट अभिलेख है उससे। और दोस्तों इस अभिलेख में बौद्ध धर्म और ब्राह्मणों को भूमि दान किए जाने का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। ये जो नाना घाट इंस्क्रिप्शन है, ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन किसका है दोस्तों? तो ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन है आपकी नागनिका का। किसका है? नागनिका का। नागनिका जो है दोस्तों आपके जो सातकर्णी फर्स्ट हैं, सातकर्णी फर्स्ट हैं, जो कि सातवाहन शासक हैं। कौन है ये भाई साहब? ये आपके जो है कि सातवाहन शासक हैं। इन्हीं की पत्नी है आपकी नागनिका, जिनके ऊपर क्या है मिलता है आपको जो है कि ये भूमि अनुदान किए जाने का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को और भी एक चीज बता दूं कि इसी नाना घाट इंस्क्रिप्शन में, इसी नाना घाट अभिलेख में एक और चीज का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, और वो है आपकी जो कासार्पण शब्द है। कासार्पण एक प्रकार की मुद्रा होती थी, और इस मुद्रा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो भी आपके इसी नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो कि नागनिका का है उसमें देखने को मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन आपके प्रथम शताब्दी ईस्वी का जो है वो देखने को मिलता है। अगला है कि भूमि अनुदान संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र की बात कर रहा है। अभी वो बात कर रहा था अभिलेखीय साक्ष्य की, अब बात कर रहा है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। अब देखिए अभिलेख जो हैं, जब हम अभिलेखों की बात करते हैं बेटे, तो ये जो अभिलेख हैं वो अलग अलग माध्यमों में जो है वो हमें लिखे हुए जो है दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से माध्यम में अभिलेख हमें दिखाई देते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रस्तर के ऊपर अभिलेख दिखाई देते हैं, ठीक है, ताम्र पत्र पर दिखाई देते हैं, ठीक है, चांदी की पत्र पर दिखाई देते हैं। तो अलग अलग माध्यमों में जो है कि हमें जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे दिखाई देते हैं। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि ताम्र पत्र के ऊपर, कॉपर प्लेट के ऊपर लिखे गए हैं, बात उन्हीं की कर रहा है कि उस कॉपर प्लेट पे लिखे गए भूमि अनुदान का जो संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र वो क्या है? तो वो है आपका पाटगंडीगुडम इंस्क्रिप्शन। पाटगंडीगुडम इंस्क्रिप्शन जो कि किस शासक का है? जो कि आपके इक्ष्वाकु वंश का शासक चांतिमूल या फिर शांतिमूल भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के इंस्क्रिप्शन में इस ऐसा ताम्रपत्र प्राचीनतम जिसमें भूमि दान किए जाने का प्राचीनतम जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अगला उत्तर भारत का भूमि अनुदान संबंधित प्राचीनतम ताम्रपत्र बताइए। उत्तर भारत की बात कर रहा है। उत्तर भारत के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो वो होगा आपके कलचुरी शासक ईश्वर दत्त का जो इंस्क्रिप्शन है। इस कलचुरी शासक ईश्वर दत्त के इस इंस्क्रिप्शन में नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत में जो भूमि दान किए जाने का प्राचीनतम उल्लेख है वो यहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं पे हम बात करते हैं कि अकाल से निपटने हेतु राशनिंग व्यवस्था का जो उल्लेख करने वाले प्राचीनतम अभिलेख है उसका नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे मौर्यकालीन आपके अभिलेख हैं जिसमें अकाल का उल्लेख मिलता है, अकाल का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो ऐसे में आपके हैं सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। सोहगौरा और महास्थान, देखिए सोहगौरा और महास्थान जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन माना जाता है। इनका जो टाइमलाइन है वो चंद्रगुप्त के समय का। जब आप चंद्रगुप्त का हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल के दौरान जो है क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और अकाल के दौरान जो है कि भाई साहब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं अपने जैन गुरु
इनके जो जैन गुरु थे वो कौन थे? भद्रबाहु। और ये भद्रबाहु के जो है उसके साथ वो किसकी तरफ चल दिए थे जब पड़ा था? तो जो दक्षिण की तरफ जो है उन्होंने पलायन किया था अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ। और यहीं पे आप देखेंगे कि बाद में जो जैन धर्म है वो दो भागों में विभाजित होता है, एक श्वेतांबर और दिगंबर। जो भद्रबाहु हैं ये दिगंबर संप्रदाय की स्थापना करते हैं और इन्हीं के शिष्य जिनका नाम स्थूल भद्र है वो आपको श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये अकाल उसका एक मेन कारण रहा है। ठीक है, जो आपके कर्नाटक का क्षेत्र है वहीं पे जाके आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम काल जो है जो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी है उस पर उन्होंने जीवन के अंतिम काल बिताए और अपनी जो मृत्यु है वो संलेखना या फिर जो कायाकल्प विधि है उससे अपने जीवन का त्याग किया था, ये भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सोहगौरा महास्थान अभिलेख है उसी में आपके इनके मौर्यकालीन जो आपका अकाल पड़ा था उसका उल्लेख वहां पे दिखाई देता है। और ये आपके अकाल का प्राचीनतम जो उल्लेख है अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखों में जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक है, का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा है विलेज के लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। ये कहां से प्राप्त होता है? विलेज का जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है ये प्राप्त होता है मुदल उलैम अभिलेख। ठीक है, जो आपका मुदल इमुलम आपका अभिलेख है जो कि किसके आपके कब का है? ये आपके द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। और इसी इंस्क्रिप्शन में हमें सबसे पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो विलेज का है उसके बारे में जो उल्लेख है यहां पे देखने को मिलता है। तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। जितने अधिक लोग होंगे आनंद उतना आएगा और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो लेके आएंगे। ठीक है, प्राचीन भारत की सबसे लंबी व सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी है? सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो वो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। कौन है भैया? प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति किस शासक का है? समुद्रगुप्त का है। और ये समुद्रगुप्त जो है किस वंश के हैं? आपके गुप्त वंश के शासक है। और इनको जो है कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत के नेपोलियन के रूप में भी जो है माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के यदि रचनाकार का नाम पूछा जाए कि रचनाकार कौन थे, तो रचनाकार थे आपके कौन? ये थे आपके हरिसेन जो है। ठीक है, हरिसेन को यहां पे महादंड नायक के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा इसके अधिष्ठाता कौन है? अधिष्ठाता की यदि हम बात करते हैं तो इस इंस्क्रिप्शन के जो अधिष्ठाता हैं वो है आपके तिलक भट्ट। ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन में आपके प्रयाग प्रशस्ति में ही जो है कि समुद्रगुप्त का जो आर्यावर्त, ठीक है, और जो दक्षिणापथ विजय है, दक्षिणापथ विजय है उसका उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें आर्यावर्त के युद्ध में आर्यावर्त का 2 युद्ध किया था, आर्यावर्त का प्रथम और आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। ठीक, और दक्षिणावर्त में उन्होंने 12 जो आपके शासक थे उनको उन्होंने पराजित किया था, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की जो नीतियां हैं युद्ध के दौरान उन्होंने अपनाई थी। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह विधि जो है, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो ये सभी जो नीतियां हैं जब आप लोगों को जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तो वहां बताया। फिलहाल हम चलते हैं आगे अपने पॉइंट की तरफ। अगला है कि सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? कौन सी इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा जो एरण अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी का है, इसमें हमें सती प्रथा का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, गलत या फिर सही कोशिश कीजिए आंसर करने का, कि ये जो एरण इंस्क्रिप्शन है ये किस शासक से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जिस एरण इंस्क्रिप्शन में मिल रहा है वो किस शासक से, किस रूलर से संबंधित है, ये आपको बताना है। अगला है कि स्वयंवर प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, जैसे माता सीता ने स्वयंवर के माध्यम से प्रभु श्री राम को क्या किया था? वर के रूप में चुना था, वैसे जो स्वयंवर प्रथा है इसका सर्वप्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है? ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहली बार जो है कि स्वयंवर प्रथा का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। अब हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं। रुद्रदामन कौन है भैया? ये शक शासक हैं, शक महाक्षत्रप इनका टाइटल है, महाक्षत्रप, और ये शक शासक हैं। ठीक है, ऐसे में हम बात करते हैं कि जो जूनागढ़ अभिलेख है ये सर्वप्रथम
ठीक है, सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया विशुद्ध संस्कृत का जो अभिलेख है वो दिखाई देता है। इसी अभिलेख में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसी अभिलेख में जो है हमें जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील जो है उसके बारे में जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। इसी सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया, उसका विस्तार किसके द्वारा किया गया, उसकी मरम्मत किन किन कालों में की गई, इसके बारे में भी जानकारी इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में 6 प्रकार का जो कर है, 6 प्रकार के जो कर, लाइक आपका भाग हो गया, बलि हो गया, ठीक है, विष्टि हो गया, बेगार हो गया, प्रणय हो गया, इस प्रकार के जो कर हैं उनका भी उल्लेख इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। यही अभिलेख बताता है कि जो आपके रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद अशोक आते हैं तो सुदर्शन झील का विस्तार कराते हैं, उसमें नहरों का निर्माण कराते हैं। पहली बार ये झील टूटता है रुद्रदामन के शासन काल में, उसका जीर्णोद्धार पहली बार रुद्रदामन कराते हैं, और दूसरी बार ये टूटता है आपके स्कंदगुप्त के शासन काल में, जो कि जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ उसका विस्तार भी कराते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आप लोगों को अलग से डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे रुद्रदामन की जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की पड़ी हुई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला विज्ञापन का प्रथम प्राचीनतम प्रथम अभिलेखी जो साक्ष्य, एडवर्टाइजमेंट का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य है वो है आपके कुमार गुप्त का मंदसौर इंस्क्रिप्शन। कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक हैं, तो कुमार गुप्त फर्स्ट का जो आपका मंदसौर इंस्क्रिप्शन है इसको हम लोग फर्स्ट एडवर्टाइजिंग इंस्क्रिप्शन के रूप में, प्रथम विज्ञापन वाले अभिलेख के रूप में जानते हैं। कुमार गुप्त वो शासक है जिन्होंने जो है कि सर्वाधिक प्रकार की जो मुद्रा प्लस जो आपके अभिलेख हैं इन्होंने अपने शासन काल में जारी किए थे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से ऐसे गुप्त शासक हैं जिन्होंने अपने शासन काल में सबसे अधिक प्रकार की मुद्राओं या फिर अभिलेखों का जो प्रचलन है वो कराया था, तो उसमें आप नाम ले सकते हैं किसका, ये भाई साहब कुमार गुप्त प्रथम का। ठीक है, इसके अलावा चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, लीजिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यहां पे अभिलेखीय साक्ष्य कह रहा है, जैसे ही साहित्यिक कह देगा बेटा कि कौन सी पुस्तक में मिलता है साहित्यिक साक्ष्य, तो जो चतुर्वर्ण है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहां पे प्राप्त होता है, तो मैंने पढ़ाया था कि जो आपका ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, कौन सा पुरुष सूक्त, जहां पर महानारायण की परिकल्पना की गई है और उसमें जो है कि उनके 4 अंगों से 4 अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, मुख से ब्राह्मण की, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघ से आपके या फिर उदर से जो आप कह लें उससे आपके किसकी, वैश्य की, और पैर से जो है आपके किसे की गई है, वो किया गया है आपके शूद्र की। तो ये 4 वर्णों की, तो ये तो हो गया आपके साहित्यिक साक्ष्य की बात। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो वो है आपकी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता जो गौतमी बलश्री है, उनके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन जारी किया गया जिसका नाम था नासिक अभिलेख, और इसी नासिक अभिलेख में जो 4 वर्ण हैं उनका प्रथम अभिलेखी जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। अब एक बात समझिएगा, यहां पे नाम आया है गौतमी बलश्री, किस, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री। अब यहां पे यदि आप देखें तो ये जो आपके शासक हैं ये किस राजवंश के हैं, ये सातवाहन राजवंश के, सातवाहन काल के हैं, राजवंश के। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो शासक आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनके नामों में जो उल्लेख है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सातकर्णी शासक का नाम है और जो गौतमी है इनकी माता का नाम है। तो यहां पे देखिए माता का नाम क्या है, गौतमी बलश्री। तो जो गौतमी है अर्थात सातवाहन काल के जो शासक हैं अपनी माताओं के नामों का जो उल्लेख है अपने नाम के आगे करते थे। यही कारण है कि जो हिस्टोरियन है उनका मानना है कि जो सातवाहन काल की जो समाज था वो कैसा था, वो आपका मातृसत्तात्मक समाज था, जो कि हमें वहां पर देखने को मिलता है। अगला विशुद्ध संस्कृत का जो अभिलेख है वो क्या है आपका ईसापुर अभिलेख, जो कि आपका चानवतम अब आपका मथुरा में प्राप्त होता है। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत व चंपू शैली में जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित शैली में प्राचीनतम अभिलेख मैंने अभी बताया आपका जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है। ठीक है, शून्य का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है।
शून्य का उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम अभिलेख है वो है आपका ग्वालियर चतुर्भुज इंस्क्रिप्शन, जो कि किसका है? मिहिर भोज का है। किसका भैया? मिहिर भोज का है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, जिसमें जो जीरो है, जो शून्य है, उसका प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा हिंद या आर्य या फिर भारोपी इंडो यूरोपियन जो भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है वह कौन सा है? वो है आपका बोगज को इंस्क्रिप्शन, जो कि 1400 एडी इस बीसी का जो है बीसी का माना जाता है। इसी बोगज को इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक देवता जो हैं उनका भी प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। वह कौन है? इंद्र, वरुण, मित्र प्लस नासत्य। नासत्य को जो है कि अश्विनी कुमारों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो 4 वैदिक देवता हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है, और ये भारत में अभिलेख नहीं है। बार बार बात की जाती है ना कि भारत में अभिलेखों में, तो भारत में अभिलेख नहीं है, ये आपके टर्की में, साउथ आपका एशिया का जो आपका सॉरी मध्य एशिया का जो क्षेत्र है तुर्की, वहां पर ये स्थित है। और वीकलर ने इस आपका जो अभिलेख है उसको खोजा था, और इसमें 2 राजवंश हैं। ठीक है, हित्ती डायनेस्टी और मित्तनी डायनेस्टी, 2 शासक हैं जिनके बीच में संधि हो रही थी। और उस संधि के दौरान जैसे हम लोग कोई चीज आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें देवताओं के बारे में कहते हैं ना कि कसम खाओ, या फिर उनकी बातों को वचन देते हुए बात करते हैं। तो वहां पर जो संधि हो रही है, उसी संधि में इन 4 वैदिक देवताओं का जो उल्लेख है वो यहां पे प्राप्त होता है। अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भारत के बाहर भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा राम की पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होता है? तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी का जो कौशांबी इंस्क्रिप्शन है, जो कौशांबी लेख है, उस कौशांबी इंस्क्रिप्शन में, उस कौशांबी अभिलेख में जो है कि इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो यह होता है बेसनगर के जो गरुण स्तंभ लेख है, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस जो कि एंटियालकिड्स के राजदूत के रूप में, जो कि सीरिया का शासक था, उसके राजदूत के रूप में ये भारत आए थे भाई साहब। और किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे शुंग शासक, जो कि 9वें शुंग शासक थे, जिनका नाम क्या था? 9वें शासक थे शुंग शासक, जिनका नाम था काशीपुत्र भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र। इनके शासनकाल में 14वें वर्ष ये भारत आए थे, और इन्होंने जो है कि इस जो आपकी हेलियोडोरस ने जो है कि यहां पे भागवत धर्म से संबंधित जो प्रमाण है, जो स्तंभ है, उसको स्थापित कराया था। ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा अभिलेख किसका भैया? तो चोल राजाधिराज थिरुविंदलूर ताम्र अनुदान लेख, जो कि आपका जो है उसमें प्रमाण जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम का करंदे ताम्र अनुदान लेख, जिसमें आपके 2628 पंक्तियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क द्वारा संवत प्रारंभ करने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उल्लेख, पढ़ाते समय मैंने बताया रबतक इंस्क्रिप्शन है। रबतक इंस्क्रिप्शन जो कि आपके कनिष्क प्रथम का है, और उसमें जो है कि आपके किसके बारे में जानकारी मिलती है? आपके इस जो आपका कनिष्क संवत है उसका उल्लेख देखने को मिलता है, और ये आपके 634 एडी का माना जाता है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और इस रबतक इंस्क्रिप्शन में जो कुषाण काल की वंशावली है वह यहां पे देखने को मिलती है, जिसमें कनिष्क के पर पितामह, ठीक है, पितामह और पिता का उल्लेख देखने को मिला है, अर्थात ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर। तो पर पितामह के रूप में किसका उल्लेख यहां पे है? तो वह है आपके कुजुल कडफिसेस का। किसका भैया? कुजुल कडफिसेस का। ठीक है। पितामह ग्रैंडफादर के रूप में किसका है? वो है आपके सदक्षिणा का। ठीक है। और आपका जो पितामह है वह कौन है आपके? उनका उल्लेख विम कडफिसेस के रूप में प्राप्त होता है। रबतक इंस्क्रिप्शन है कहां पे? तो यह है आपके अफगानिस्तान का
जो सुर्ख कोटल का क्षेत्र है, जिसको काफिर का टीला भी वहां कहते हैं, वहां से इसके जो प्रमाण है रबतक इंस्क्रिप्शन के, वो प्रमाण प्राप्त होता है और यहां से इसकी जानकारी जो है वह देखने को मिलती है। अगला, कासार्पण मुद्रा के वर्ण प्राचीनतम अभिलेख। मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो कि नागनिका का है, सातकर्णी फर्स्ट की शासिका है, उनकी पत्नी है, और उनकी अभिलेख में कासार्पण जो कि एक मुद्रा है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला, दिनार और रूपक मुद्रा के वर्णन संबंधित प्राचीनतम उल्लेख। जैसे कासार्पण एक मुद्रा है, वैसे ही दिनार जो कि गुप्त काल में गोल्ड क्वाइंस के रूप में, ठीक है, ये स्वर्ण मुद्रा का रूप माना जाता है, ठीक है, और वहीं पे जो रूपक है ये चांदी की मुद्रा के रूप में जानते, इसको रूपक या फिर इसको ही रूप्यक भी कहते थे। वैसे ही आपके जो ताम्र मुद्रा होती थी उसके लिए माशक शब्द का प्रयोग किया जाता था। खैर, तो दिनार और रूपक का जो उल्लेख मिलता है बांग्लादेश का जो आपका बैग्राम ताम्र लेख है, बैग्राम अभिलेख है, वहां से इसके जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। ठीक है, शक संवत का प्राचीनतम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो शक संवत का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह आपके हिस्से बोरला अभिलेख जो है वहां से इसके जो प्रमाण हैं वह प्रमाण प्राप्त होता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो शक संवत की शुरुआत है वह कहां से मानी जाती है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ठीक है, इसके अलावा अन्य बादामी चट्टान शिलालेख इंस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं तो उसमें आपके पुलकेशिन प्रथम शक संवत के बारे में उल्लेख मिलता है, और समानतः बादामी के जो चालुक्यों के अभिलेखों में जो है कि शक संवत के सर्वप्रथम प्रयोग का जो श्रेय है वह दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कृत संवत उल्लेखित प्राचीनतम लेख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृत संवत का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है नांदशा यूप लेख में। कहां पे? नांदशा यूप लेख जो है वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। ये सभी जितने मैं बता रहा हूं ये सभी के सभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से पढ़िए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार जो है वो पूछा जाएगा। तो ऐसे में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम सभी हैं, आप सभी जितने भी बार क्वेश्चंस को पूछना चाहें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, या फिर हमारा जो चैनल का दिया गया नंबर है उससे भी आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है मालव संवत उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख। ये कहां से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। एक मंदसौर कुमार गुप्त का भी था और ये दूसरा है। ठीक है, तो ये नरवर्मा या फिर मालव संवत 461 का है आपका। ठीक है, और इसमें मालव संवत का उल्लेख का प्राचीनतम उल्लेख जो है देखने को मिलता है। अन्य मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का है जो कि मालव संवत 493-436 ईस्वी के आसपास जो है देखने को मिलता है। विक्रम संवत का उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख कहां से मिलता है? तो यह मिलता है ओखा मंडल शासक जयक देव का जो शिलालेख है जो कि आपके विक्रम संवत 4794 का है, उसमें आपके विक्रम संवत का जो आपका प्राचीनतम उल्लेख है वो वहां से दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा धौलपुर अभिलेख जिसको कि आपके इसमें भी आपके जो विक्रम संवत का उल्लेख है वो प्राप्त होता है। जब धौलपुर अभिलेख किस शासक का है? वो है आपके चंड महासेन का जो कि विक्रम संवत 898 का है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त संवत का उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? 319 ईस्वी का है, आप सभी जानते हैं। मथुरा अभिलेख दोस्तों जो कि आपके गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है दोस्तों, जो कि गुप्त संवत 61 है, उसमें आपके इसके जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा मैं क्वेश्चन है मुझे ये बताइएगा कि जो गुप्त संवत का जो प्रारंभ है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि जो प्रारंभ है ये किस शासक के द्वारा किया गया। मैंने आप लोगों को एक YouTube चैनल पे इसी पे ही एक डेडिकेटेड वीडियो जितने प्रमुख शासक रहे हैं उन्होंने जो जो आपके संवत की शुरुआत की, चाहे शक संवत, चाहे विक्रम संवत, चाहे गुप्त संवत, चाहे कुषाण संवत, हिजरी संवत, जितने संवत, कली संवत है, जितनी संवत है वो किन शासकों ने शुरू किया, कब शुरू किया, उसका उल्लेख कहां पे मिलता है, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल्ड एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। प्लीज उसे जाइए देखिए, आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देखने को वहां पे मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा हिजरी संवत, विक्रम संवत और वल्लभी संवत और सिंह संवत, इन सभी का जो आप अर्थात जो चारों संवतों का जो उल्लेख का जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त होता है? तो वो दोस्तों आपका वेरावल अभिलेख है जो कि चालुक्य शासक आपके अर्जुन देव का जो प्रमाण है वहां से देखने को मिलता है। ठीक है,
कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज में, तो बादामी की जो वैष्णव केव है, वैष्णव गुफा, उस पर उत्कीर्ण चालुक्य शासक जो मंगलेश हैं उनके लेख से कन्नड़ भाषा का सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख, अश्वमेघ यज्ञ आपके समुद्रगुप्त ने भी किया है, अश्वमेघ यज्ञ आपके कुमारगुप्त ने भी किया है, लेकिन मैं बता दूं कि इन दोनों के अभिलेखों में उनके जो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का प्रमाण है वो प्राप्त नहीं होता। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का प्रमाण जो है उनकी मुद्राओं से होता है, उनके द्वारा जो जारी की गई अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा है उससे होता है, न कि अभिलेख से। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तुरंत वो टिक लगाते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में है ही नहीं। समुद्रगुप्त ने एक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी जिसका नाम है क्या, आपके अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा। उसमें शासक को एक घोड़े के साथ अंकित किया गया, जहां पे शासक जो हिस्टोरियंस उनका मानना है कि उन्होंने अपने शासनकाल में एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। वैसे ही समुद्रगुप्त की मुद्रा अश्वमेघ को फॉलो करते हुए, उसका अनुकरण करते हुए कुमारगुप्त प्रथम ने भी उसी प्रकार की मुद्रा चलाई, लेकिन उनकी मुद्राओं पे दो घोड़ों का अंकन मिलता है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे। लेकिन प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है, तो शुंग काल का आपका अभिलेख है, जिसको हम लोग अयोध्या इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि पुष्यमित्र शुंगकालीन शासक हैं, उनके आपके जो शासक हैं जिनका नाम धनदेव है। तो धनदेव के इंस्क्रिप्शन अयोध्या अभिलेख में इस अश्वमेघ यज्ञ का जो प्राचीनतम उल्लेख देखने को मिलता है। आप सभी ने अश्वमेघ यज्ञ को प्रभु श्री राम ने जब कराया था, याद होगा, यदि आपने किसी में रामायण वगैरह देखा होगा तो वहां पे आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी, किस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद जो घोड़े हैं वो छोड़ देते थे, अर्थात जहां तक घोड़ा जा रहा है सब उसका क्षेत्र है, उसके विजित क्षेत्र माने जाते हैं। अगला चित्रफलक अभिलेख, द रॉयल पोर्ट्रेट गैलरी, किसको कहा जाता है, नागनिका का नानाघाट इंस्क्रिप्शन मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक लेख पुनरांकन, हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन वाला अभिलेख किसको मानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है, समुद्रगुप्त का है, हरिसेन ने लिखा है। सप्ताह के दिवस नामों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके 7 डेज हैं, आप पढ़ते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये जो 7 अभिलेख नाम है सप्ताहों के, इसका उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है, एरण स्तंभ लेख है, जो कि गुप्त संवत 165 से 484 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त संवत 165 का है, वैसे ईस्वी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 484 ईस्वी का होगा, जो कि एरण स्तंभ लेख में इसके बारे में जानकारी देखने को मिलता है। नागरी लिपि में उत्कीर्ण प्राचीनतम अभिलेख, नागरी लिपि में बात कर रहा है तो ये आपके प्रतिहार शासक है महेंद्रपाल, जिनका अभिलेख है दिध्वा देबौली ताम्रपत्र, दिध्वा देबौली ताम्रपत्र, जो कि आपके प्रतिहार रूलर हैं, आपके कौन, आपके हैं भाई साहब महेंद्रपाल, जिसमें नागरी लिपि, जो नागरी आपकी स्क्रिप्ट है उसका यूज यहां पर प्राचीनतम रूप में दिखाई देता है। जैसे आप संस्कृत का प्राचीनतम जो लिपि है उसको शारदा लिपि के रूप में जानते हो, जो कि आपके वेदों के प्रयोग किया गया है, वैसे ही जो हिंदी है वो नागरी, आपने सुना होगा देवनागरी इत्यादि पढ़ा होगा, तो वही इसी प्रकार की लिपियां हैं, लिपि जो कि लिखी जाती है और जो भाषा है जो कि क्या की जाती है, बोली जाती है। ठीक है, जैसे मैंने क लिखा तो ये जो लिखने का स्टाइल है ये लिपि है, और मैंने इसको लिख दिया और आपने इसको प्रोनाउंसिएट कर दिया, बोल दिया, ये भाषा है। तो जो बोली जाती है वो भाषा, जो लिखी जाती है वो लिपि। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री कृष्ण व माता देवकी का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख, तो कृष्ण और माता देवकी का उल्लेख करने वाला जो प्रथम अभिलेख है वह आपका भीतरी स्तंभ लेख, जो कि किसका है, स्कंदगुप्त का है। इसी भीतरी स्तंभ लेख जो कि कहां पर है, यूपी के गाजीपुर में स्थित है, और इसी अभिलेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसी अभिलेख में जो है आपको मिलती है जानकारी किसकी, हूण आक्रमण की, हूण आक्रमण की जो जानकारी है वह प्राप्त होती है। ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन में यदि हम बात करते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है आपका, जिसको हम लोग भीतरी इंस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, जो कि यूपी के गाजीपुर में है, जिसमें हूण आक्रमण की जानकारी मिल रही है, इसी इंस्क्रिप्शन में जो स्कंदगुप्त हैं उनके लिए गुप्त वंशे कबीर नामक जो टाइटल है
वो भी देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को जब टाइटल पढ़ाया था स्कंदगुप्त का, बताया था स्कंदगुप्त वो शासक हैं जिन्होंने अपने शासन काल में क्या किया था कि हूण आक्रमण को उन्होंने समाप्त किया था, और साथ ही साथ इनके शासन काल में जो गुप्त काल, जो स्वर्ण युग माना जाता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है ये डाउन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इनकी मुद्राओं को आप देखेंगे तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं में जो मिलावट है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जजमानी प्रथा का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख जजमानी व्यवस्था। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है भैया? नालंदा का जो पूरा लेख है वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अरहट या फिर चडस जो कि आपके सिंचाई के, इरिगेशन के इक्विपमेंट्स थे, आपके सिंचाई के यंत्र माने जाते हैं, इनका उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था? तो वो था आपका प्रतापगढ़ अभिलेख, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है, 946 ईस्वी का माना जाता है। अरहट और चड़स। ठीक है, इसके अलावा स्याही से लिखने वाला प्राचीनतम आपका उदाहरण कहां से प्राप्त होता है? तो चिब्बर वाला जो आपका गुहा इंस्क्रिप्शन है, जो कि पूरा मंदसौर से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के रीजन से, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के पास है, उसको जो है कि इंक से अर्थात स्याही से लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अंधेर सांची से जो कि धातु कलश का लेख मिला हुआ है, उसके ऊपर भी इसी प्रकार के स्याही से लिखे गए जो प्रमाण है वह प्राप्त होते हैं। और ये जो अंधेर सांची से धातु कलश मिला है, ये भी आपके 2nd सेंचुरी बीसी का, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दिवीर जो कि लेखक का नाम है, उसका उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख कहां से प्राप्त होता है? खोह ताम्रपत्र जो कि महाराज जयनाथ का है, उसमें जो इसका उल्लेख है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कायस्थ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कायस्थ का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख क्या है भैया? तो वासुदेव का मथुरा इंस्क्रिप्शन में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। और दूसरा दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो कि बुद्धगुप्त का है, जो कि लेटर गुप्ता रूलर हैं, आपके उत्तरवर्ती गुप्त शासक हैं बुद्धगुप्त, उनके शासनकाल में इसमें जो आपके काय शब्द का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा तमिल लिपि में लिखित प्रारंभिक अभिलेख की बात कर रहा है, कन्नड़ भाषा था, यहां पे तमिल लिपि है, वो है आपका कुर्रम ताम्रपत्र जो कि परमेश्वर वर्मन का है, और यह अभिलेख जो है आपके तमिल लिपि में लिखा गया प्रारंभिक अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा प्राचीन भारत में किसी महिला द्वारा लिखित संभवतः प्रथम और एकमात्र अभिलेख कौन सा है? तो वो है आपके नासिक गुहा इंस्क्रिप्शन, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का लेख है, और जो है कि इसमें द्वारपालिका लोटा द्वारा जो है यह लिखित माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा नहरों की जो प्रणाली है उसका उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस आपका, जिसका नाम क्या भैया? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल, जो कि क्या है भैया? ये इनका संबंध चेदी वंश से है, और यह जो है कि आपके कलिंग के शासक माने जाते हैं। इसी में जो है, इसी इंस्क्रिप्शन में जो ये नहर की बात कर रहे हैं, नहरों का जो निर्माण है नंदों के द्वारा जो है, नंद डायनेस्टी जो है, नंदों के द्वारा जो है इन नहरों के निर्माण का जो उल्लेख है वो प्राप्त होता है। इसी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो भारतवर्ष शब्द है प्लस जो महाराज शब्द है, इसका प्राचीनतम जो उल्लेख है वो भी यहीं पे प्राप्त होता है। और इसी इंस्क्रिप्शन में जो रण विजय महल है, रण विजय महल जो कि कौन बनवा रहा था? खारवेल बना रहा था, उसके निर्माण का उल्लेख है। और इसको बनाने में जो 38 लाख रुपए खर्च में आए थे, इसका भी उल्लेख इसी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपके जैन धर्म में मूर्ति पूजा का व जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख करने वाला जो प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन सा है? वो भी आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, जो कि किसका है? खारवेल का है। ठीक है, इसके अलावा स्थापत्य निर्माण कार्य पर खर्च करने का विवरण देने वाला प्राचीनतम अभिलेख मैंने अभी बताया, 38 लाख रुपए में उन्होंने अपने महल का निर्माण कराया था, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। सामंत और महासामंत का उल्लेख करने वाला उत्तर भारत का प्राचीनतम अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामंत और महासामंत, वो है आपका गुणैधर इंस्क्रिप्शन जो कि 507 ईस्वी का है। ठीक है, इसके अलावा चांदी से निर्मित संभवतः प्राचीनतम अभिलेख वो है आपका भट्टिप्रोलु इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चांदी पे है। ताम्र पे आपने कई सारे सुने, चांदी पे आपने ये देखा। इसके अलावा एक लोहे पे भी बना हुआ पिलर है जो कि मेहरौली से प्राप्त हो रहा है, जो कि कुतुब मीनार के बगल में है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसमें उनके लिए चंद्र जो टाइटल है, जो शब्द है, उसका प्रयोग देखने को मिलता है।
पुनर्भु शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रदेश में शून्य का उल्लेख मिल रहा था, उसी में आपको इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। मंदिर वेश्यावृत्ति का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कहां से प्राप्त होता है? तो रामगढ़ इंस्क्रिप्शन जो प्राप्त जो कि आपकी मौर्यकालीन माना गया है, वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो है दोस्तों हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिलेखों के जो प्रमाण हैं उनसे संबंधित चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी ने दिसंबर 2024 के लिए हमारा दोस्तों जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी ने दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये क्लासेस दोस्तों आपके दिसंबर एग्जाम तक चलेंगी। इसमें दोस्तों आपको जितनी भी क्लासेस होंगी वो 3 फॉर्मेट में कराते हैं, एक थ्योरी फॉर्मेट, दूसरा एमसीक्यू फॉर्मेट और तीसरा आपके वन लर्नर फॉर्मेट जो क्लासेस हैं वो होती है। तो 3 फॉर्मेट हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो भी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे उसमें आपको जो नोट्स हैं, पीडीएफ और ई नोट्स जो वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी आपकी चीजें पढ़ाई जाएंगी उन टॉपिक के ऊपर या फिर पूरा कंप्लीट इंटायर सिलेबस के ऊपर आपको जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके पेपर पैटर्न पे आधारित होगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर देते हैं वैसे हमारे ऐप के माध्यम से भी आप पेपर दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 से 2024 के विथ आंसर की और उनके वीडियोस के एक्सप्लेनेशन की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो मेंटोरशिप है, यदि आपको कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स कैसे बनाना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, इन सभी चीजों को जो है दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दोस्तों जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे जो है दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है, जो हमारे लाइव बैचेस हैं, पीडीएफ ई नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रकार की जो चीजें दोस्तों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारा जो चैनल का दिया गया नंबर है 9936344448, उस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसको जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।